नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज चलिए बहुत दिनों बाद हम अपना पॉलिटी फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लोकसभा। आप जान रहे हैं इसी साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा में बहुत कुछ आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिले थे। फिर 2026 में जो है एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा जो एक संशोधन के माध्यम से 2026 तक टाल दिया गया था। परिसीमन लागू हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आरओ-आरओ परीक्षाएँ बनेंगी और साथ ही बीपीएससी का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है बीपीएससी की परीक्षा फिर से होगी। जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, सरकार को झुकना ही होगा। देखिए, यहाँ सरकार का झुकने का तात्पर्य ये नहीं होता कि सरकार की हार हुई। यहाँ मतलब ये देखा जाता है कि लोकतंत्र की जीत हुई, जहाँ लोग इकट्ठा होकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। सभी छात्र अपनी बातों को रख पा रहे हैं और सरकार को उनकी बातें मान लेनी चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि ये लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए। तो चलिए, इस बात को यहीं देखते हुए अब इसके आगे चलेंगे हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। लोकसभा लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। किसमें किया गया है लोकसभा का? अनुच्छेद 81 में यानी कि 81 में किया गया है। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में जो निर्धारित की गई है वो 552 है। पहले कुछ और थी, फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 552 में हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है 2026 से फिर संशोधन होगा और ये करीबन 800 कुछ तक सीटें जाने की संभावनाएं हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? जो वर्तमान इसमें वोटिंग होती है वो आप देखेंगे 545 पर। लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 524 राज्यों से होते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? वो होते हैं 19 होते हैं 19 होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? तो देखेंगे 2 होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब है इस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत समाप्त कर दिया गया। वो एक था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया था। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो 530 चुने जाते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि होते हैं कितने? 20 होते हैं। लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? मतलब लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है? इससे प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं, इसलिए से ऐसा जो है इसे ही जनता का सदन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो आप संविधान में देखेंगे वो लोकसभा शब्द ही है। अब लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है? वो होता है जनसंख्या के आधार पर कि किस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी वहाँ सीटों का आवंटन उतना ज़्यादा ही किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को बढ़ा दिया गया। कब? 2026 तक शाश्वत के आधार, मतलब 2026 के बाद हो गई। यही इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर अगर जनसंख्या के आधार पर जो बंटवारा था जो 2001 में स्थिर कर दिया गया था, कहा गया 2026 में होगा, अब इसमें बदलाव होगा तो उसमें करीबन 800 सीटें आएंगी। इसलिए देखिए, जो नया हमारा संसद भवन बना हुआ है उसमें 800 से ज़्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। अब है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 87 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव किया इस प्रकार होता है, वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कैसे चुना जाता है? मतलब जनता जाती है, डायरेक्ट अपना प्रतिनिधित्व के लिए वोटिंग बैंक में वोट करके आती है। मत देने की आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, 1988 में किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी निश्चित की गई थी? तो जब 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 में, उस समय 525 थी। अब आ रहा है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545 निर्धारित की गई।
गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? वो कर दी गई 552 कर दी गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वह किया गया है आर्टिकल 330 में किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है लोकसभा में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। तब वो आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। कहाँ की गई आप देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति की ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो बना था वहां ये लिखा गया था अनुसूचित जनजाति लिख दिया गया था इस प्रश्न में, तो यही पास गड़बड़ हो गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में जो है वो सीटें नहीं रिजर्व हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए हैं। कितनी है? टोटल 17 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों का कितने हैं, मतलब कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में? वो 84 सीटें आरक्षित की हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? वो देखेंगे 47 है। अनुसूचित जनजाति के लिए किन राज्यों में स्थान आवंटन नहीं होता? मतलब अनुसूचित जनजाति किन राज्यों में नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको। लोकसभा की बैठक इस प्रकार समाप्त की जा सकती है। वह स्थगन कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं। 3 प्रकार से की जा सकती है। लोकसभा को उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे और राष्ट्रपति जो है यह निर्णय लेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में है। इसलिए देखिए, जब आप स्पेशल पढ़ेंगे, एमपीपीसीएस की परीक्षा भी फरवरी में लगा दी गई है, उसमें आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको ये चीज़ स्पेशल पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उससे प्रश्न खूब भर भर के पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पास अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें भी तो आरक्षित हैं। तो जहाँ प्रतिनिधित्व तो रहेगा जनता से, प्रश्न भी तो वहीं बनेंगे। इसीलिए जब देखिए मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ इस क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजाति संबंधित काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब है संसद की भाषा, कि संसद की भाषा कैसी होगी। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित की गई है, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, मतलब कि इसके लिए आपको संविधान में मिला है। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं इसको उड़िया में बोलना चाहूँ, कोई चाहे मैं इसे तमिली में बोलना चाहूँ, कोई चाहे मैं इसे गुजराती में अपना भाषण देना चाहूँ लोकसभा में, तो वह पीठासीन अधिकारी से जो है इसकी इजाज़त लेने के बाद वह अपनी भाषा में बोल सकता है। अब है लोकसभा में एक वर्ष से कम कितनी बैठक होंगी? 2 बार। 2 बार तो होना एकदम अनिवार्य बताया गया है। आप चाहे तो 4 बार ले लीजिए, 5 बार ले लीजिए, लेकिन 2 बार तो आपको बैठक करना ही है। लोकसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, जैसे कि 552 है, इसका 10वां भाग आप देखेंगे वो होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ होता है? आप देखेंगे आपका 1952 में होता है, फरवरी तक ये चलता है। संघ शासित राज्य में लोकसभा की केवल एक सीट किसमें है? मतलब ऐसे कौन कौन से संघ शासित प्रदेश या राज्य हैं जहां एक सीट है लोकसभा की? वो आपको मिलेगा लद्दाख में, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में,
पौंडीचेरी में और साथ ही साथ लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। वहां सिर्फ एक ही सीट आपको देखने को मिलेगी। क्यों? जहाँ जैसी जनसंख्या है वहां सीटों का बंटवारा उसी आधार पर किया गया है। हम लोग ने अभी देखा था। अब है ऐसे राज्य जिसमें लोकसभा की एक एक सीटें हैं, वह देखेंगे नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम है। कौन है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम है। इन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। वह किए गए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। यहाँ से लोकसभा के लिए 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? वह देखने को मिलेगा लद्दाख। आप देखेंगे 2019 के बाद से अगर भारत का ऊपरी क्षेत्र ऐसा कुछ बनाया जाए, सॉरी मैंने गलत बनाया है, तो यहाँ तक पूरा ये क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, ऐसे पूरा कुछ ये लद्दाख में आ गया है। और जो पहले हमारा अफगानिस्तान से सीमा टच करती थी तो हम उसमें लिखते थे कि जम्मू कश्मीर से टच कर रही, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि लद्दाख से टच कर रही है। आपको मैप की ध्यान रहे, 5 साल हो गए हैं तो ध्यान रखिए भाई, मैप थोड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा? यानी उत्तर प्रदेश में, जब आप ये उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जहां पूछा जा रहा है यहाँ सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वो आपको गाजियाबाद देखने को मिलेगा। अब है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम संख्या कितनी, मतलब चुनाव में कितना आप खर्च कर सकते हैं? 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले ये 40 लाख था, फिर इसमें 10% और बढ़ाया गया, अभी जहां तक है 77 लाख रुपए हो गया है। भारत में संसद के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य कौन करता है? वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। अब है लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से कब तक के लिए निर्धारित की गई है? 5 वर्ष के लिए की गई है। लोकसभा का 17वां व विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को स्थगित किया जाता है अध्यक्ष द्वारा। कौन करता है स्थगित? कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। 17वां और विघटन कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष के लिए। जब हम आपातकाल लगा रहेगा, तो जब आप देखेंगे आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लगा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय, तब जो है 1 साल तक उसमें बढ़ाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है किसी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, इसे याद रखिएगा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। तो 1971 से आप देखेंगे 1977 के बीच ये कार्यकाल था, जिस दौरान देश में इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है। साथ ही साथ ये देखेंगे इसी समय आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन भी आया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए थे उसमें। अब है वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? वो देखेंगे 17वीं लोकसभा कार्य जो 2019 से थी। अभी जो देखेंगे 18वीं लोकसभा स्टार्ट हो गई है, इसमें देखेंगे गठबंधन की सरकार को जो है केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला है। बीजेपी सरकार को नहीं मिला है। बीजेपी सरकार नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। बीजेपी सरकार 243 या 44 वोट पाई थी टोटल, तो चूंकि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर हो पाता, तो उन्होंने अपने अलायंस यानी एनडीए अलायंस के साथ सहयोग करके केंद्र में सरकार बनाई है। बात ध्यान रखिएगा। ये अभी वर्तमान में इसको अपडेट कर दीजिए। यहाँ 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा होगी, 2024 से होगा। 17वीं लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हुई है? तो 15% हुई है इस समय। लेकिन जो 18वीं है उसमें 13 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे हो गया है। वर्तमान में कुल महिला सदस्य संख्या कितनी है? 81 है, और अभी शायद 74 हो गई है। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण रखता है? तो अध्यक्ष रखता है। अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले कुछ छात्र वहां चले गए थे अपनी मांग को लेकर के, तो काफी ज्यादा उस पर बवाल हुआ था कि कैसे इनकी एंट्री मिल गई। तो हो सकता तब ये प्रश्न बन जाए आपके लिए कि
जो लोकसभा में दर्ज जो जनता दरबार जो जनताओं के लिए खुला रहता है उसमें कैसे प्रवेश मिलता है? हर कोई नहीं मुंह उठाया चल दिया, नहीं भैया, आपको अध्यक्ष से बकायदा आपको गेट पास लेना पड़ेगा, तब आप एंट्री कर पाएंगे। अब है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। तो जो उपाध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष नहीं संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है उसका। अब है ऐसा राज्य ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश है इस तरह का राज्य, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों? देखिए वहाँ के जो देश में जो अनुसूचित जनजाति है ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए ये वाली जाति के लिए यहाँ पर आरक्षण नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में यहाँ प्रश्न अब बनने जा रहा है। विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। काम रोको प्रस्ताव भी इसकी अनुमति से पेश किया जाता है। प्रक्रिया संबंधित सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। उपयुक्त उक्ति किसके लिए है? या आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। अब है साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत कराता है, किंतु इसकी अध्यक्षता करता है कौन? इनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और जो अध्यक्षता की जाती है वह की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा से, कि इस समय वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। लोकसभा कार्यकाल मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्न अपूरक प्रश्न, बजट को अस्वीकार करके, अगर देखिए बजट अस्वीकार हो जाती है ना, जो केंद्र में सरकार रहती है जिसकी, तो मान लिया जाता है कि जब बजट नहीं पास हो पा रहा है तो इसका मतलब सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त है। इसलिए बजट को स्वीकार होना और पास होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव करके और सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 109 में है। राज्यसभा में भेजा जाता है लेकिन वहां प्रस्तावित नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास, उसके बाद नहीं। अब यहाँ लोकसभा की सीटें हैं, इससे प्रश्न को भर भर के आता है। आप देख रहे हैं पीसीएस का जो ट्रेंड है, यूपी आरओ एरो का और बिहार का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ इससे एक प्रश्न बन जा रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। हाँ, पिछली बार 2023 के यूपीएससी में आपने देखा ही, तब पूछ लिए थे, अनुपात भी पूछ लिया था। ऐसा प्रश्न बनाया था जो मेरे ख्याल से उसको खुद ही नहीं पता होगा जिसने प्रश्न बनाया होगा, बना दिया था ऐसे। मजेदार प्रश्न था लेकिन 2023 वाला, सारे प्रश्न उसके मजेदार थे। ऑप्शन ऐसे थे कि इंसान एलिमिनेशन तो छोड़िए वो खुद का ही नाम भूल गया था कि एलिमिनेट करके क्या निकालेंगे, खुद का नाम भी है कि नहीं है। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 20, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2 और मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13 और साथ देखेंगे राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42। देखिए कुछ जो मेजर क्षेत्र है ना, मेजर जो आप देखेंगे
ज़्यादा संख्या वाले सीटों वाले जो राज्य हैं, उन्हीं का जब विधानसभा चुनाव होता है और उन्हीं की सीटों में जब लोकसभा का चुनाव होता है, देखिए माहौल कैसे गर्म हो जाता है। तो देखिए ना, पश्चिम बंगाल, केंद्र सरकार कैसे ममता बनर्जी पीछे पड़ी रहती है, ममता बनर्जी पड़ी रहती है केंद्र सरकार के पीछे। क्यों? क्योंकि वहाँ 42 सीटों का खेल होता है। उत्तर प्रदेश तो पता ही है, जिसको केंद्र में सरकार बनानी है वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले, केंद्र में सरकार बन जाएगी। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसी बात बोली जाती है? क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सबसे ज़्यादा है। 80 सीटें यहाँ से आ रही हैं। समझ लीजिए 80 सीटें यहाँ से आ रही हैं। अब है संघ राज्य क्षेत्र और सदस्य संख्या उनकी है। अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर नागर हवेली में 2, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, दिल्ली में 7, पौंडीचेरी में 1। लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद में किसकी आज्ञा से सदस्य सदन में भाषण देते हैं? वो सभापति या अध्यक्ष के माध्यम से देते हैं। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्ष के नेता का पद कब मान्य हुआ? 1969 में मान्य हुआ। इसी समय आप देखेंगे इसरो की स्थापना भी होती है। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो विपक्ष के नेता के पद पर चुने गए थे? वो देखेंगे राम सुहाग सिंह थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इस समय 2 कार्यकाल को पूरा कर मतलब 10 साल के बाद भारत में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हुए हैं एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन इस समय चुनी गई है विपक्ष के रूप में? वो कांग्रेस चुनी गई। थर्ड में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी है। तो उस समय जब पहली बार नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव आया था और कौन नेता प्रतिपक्ष बना था सबसे पहले विपक्ष का? वो बना था राम सुहाग सिंह बने थे। लोकसभा में किस दल के नेता को विपक्ष के नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में उस दल से कितने सांसद होना अनिवार्य है? और देखेंगे कुल सदस्य संख्या का 1/10। विधेयक के विधेयक के पुनः स्थापन यानी कि फिर से मतलब पुनः स्थापन मतलब यहाँ फिर से पेश करना नहीं, यहाँ होता है सिर्फ पेश करना। विधेयक को फिर से पेश करना और पारित करने के संबंध में उपबंध कहाँ किए गए हैं? वह अनुच्छेद 107 में किया गया। किस तरह से विधेयक पारित किया जाएगा? लोकसभा के विघटन का प्रभाव मतलब अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? जो कोई बिल आया रहेगा या किसी सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो यहाँ कुछ हम देखेंगे। लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। मतलब सपोज करिए कि लोकसभा है और लोकसभा में कोई विधेयक है, वहां से उसको पेश कराना है और लोकसभा ही विघटित हो गई, तो अगर लोकसभा में ही वो विधेयक था तो विधेयक भी अपने आप ही समाप्त माना जाएगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, विघटन के कारण समाप्त नहीं माना जाएगा। देखिए, राज्यसभा से मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है, वो राज्यसभा से पास हो गया, अब लोकसभा में आ गया है। अब चूंकि लोकसभा का विघटन हो जा रहा है, तो क्या ऐसे में क्या जो विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं, विधेयक सही रहेगा, विधेयक सपूर्ति बना रहेगा। नई सरकार चुन के आएगी, वो जो है लोकसभा से उसको पास या जैसा भी उसका मन हो वो कराएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर राज्यसभा से पास होकर आया है लोकसभा में, तो अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तब भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है लोकसभा द्वारा पारित व राज्यसभा में लंबित विधेयक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमने लोकसभा से कोई विधेयक राज्यसभा के लिए भेज दिया और राज्यसभा में वो अभी तक रुका हुआ है, राज्यसभा में कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके ऊपर लेके, और लोकसभा यहाँ विघटित हो जा रही है जहाँ से ये विधेयक पास हुआ था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो विधेयक था वो भी विघटित हो जाएगा, विधेयक कोई मान्य नहीं होगा। अब है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 की अधिसूचना जारी होने पर विधेयक समाप्त नहीं होंगे। मान लीजिए कोई एक विधेयक है, उसको लेकर क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन हो जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन के में ही दौरान क्या देखते हैं आप? लोकसभा में क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में आप देखेंगे विधेयक जो है समाप्ति नहीं मानी जाएगी। यदि
विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं माना जाएगा। अरे लोकसभा से भेज दिया गया है, राज्यसभा से भेज दिया गया है, अब राष्ट्रपति को साइन करनी है। अब राष्ट्रपति का पद आप जानते हैं 5 साल के लिए स्थायी हो जाता है। जब 2 संसद से पास हो गया है तो आप तीसरे में जब आप भेजेंगे तो क्या होगा तीसरे में इसका परिणाम? इस तीसरा परिणाम ये होगा कि अगर आपका लोकसभा में विघटन भी हो जाता है, अगर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक सुरक्षित है, तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा के विघटन से में लंबित सभी कार्य, अनुदान, संशोधन समाप्त हो जाते हैं, किंतु सत्रावसान के कार्य या विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। वो एक सत्र देखें, लोकसभा में विघटन के समय उसमें लंबित सभी कार्य जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कोई काम हो रहा है, बजट बन रहा है मान लीजिए, और लोकसभा विघटित हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि जो विधेयक था, जो बजट था, बजट भी एक विधेयक होता है, वो जो था वो समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन उसमें देखेंगे कि अगर सत्रावसान का कार्य चल रहा है तब, या नहीं, मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, सडनली लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है नहीं, किसी कारणवश हमें सत्रावसान करना पड़ रहा है, तो वो जो विधेयक होगा वो समाप्त नहीं माना जाएगा। अब है लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की तरह से और वैक्स मताधिकार के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? वो लोकसभा का अध्यक्ष है। फिर देखिए ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है ना, तो कहते हैं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए सत्र को समाप्त किया जाता है। जो जिस दिन की कार्रवाई होती है उसे समाप्त कर कहते हैं आधा घंटा बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य किसका होता है? वह लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी तरह ये देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अगर कई प्रश्न पूछे कि अर्ध न्यायिक पद है, तो आप कहेंगे हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष एक अर्ध न्यायिक पद में भी आता है। तो जब दल बदल कानून जो आया था आपको देखेंगे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोग अक्सर दल बदल लेते थे। किसी को ज़्यादा पैसे मिला, संसद इधर से उधर भाग जाते थे। तो इसीलिए इस कानून को लाया गया था कि दल बदल इस तरह का काम ना हो पाए, पार्टी में स्थिरता बनी रहे, पार्टी में अस्थिरता का अभाव ना हो। तो इसीलिए जो लोग दल बदलते हैं, उनका अंतिम निर्णय कौन लेता है? उनका अंतिम निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, पद क्रम में 20वीं और व्यक्ति क्रम में 15वीं थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार थी। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं वो हैं एम.ए.एस. अयंकर और हुकुम सिंह हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है? उसका कार्य आप देखेंगे, नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा को शपथ दिलाते हैं। प्रथम स्पीकर अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो देखेंगे जी.वी. मालवणकर हैं। लोकसभा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला हैं और इस समय भी हैं। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पी.एम. संगमा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पी. संगमा हैं 1996 में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। उसके पास ही शक्ति होती है किसी विधेयक को धन विधेयक माने या ना माने। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि हम देखेंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाते हैं 25 वर्ष की आयु में, और 25
जो हमारे संविधान में बताया गया है कि 25 वर्ष की आयु में आप क्या हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो 25 वर्ष भी बीत जाएंगे किसी भी न्यायिक निर्णय को लाने में। आप देखते हैं कोर्ट में कोई केस चला जाता है, वह केस क्या होता है, पता चला पुस्त की पुस्त निकली चली जा रही, केस लड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा किस लिए है? क्योंकि हमारे देश में अव्यवस्था का बहुत बड़ा एक प्रमाण हमें मिलता है, हमारे न्याय प्रणाली है। और न्याय प्रणाली के भी जब समस्याएं देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये भी बहुत मजबूर है। संसद से ज्यादा जजों को अभी देखिए कुल मिलाकर 34 जज, जैसे कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बढ़ा क्यों नहीं देती भाई? थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल बर्डन होगा ना, इतना तो ऊटपटांग खर्च तो सरकार करती ही है, इतनी योजनाएं बनाती हैं, इतनी पुल बनाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उसमें लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, उनके खिलाफ केस चलता है। कोई फास्ट ट्रैक तो कुछ होना चाहिए ना भाई। तो हमें लगता है कि जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी में जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और केस जो लगभग 4 करोड़ केस पेंडिंग है, उनको निपटाना चाहिए। जजों का काम, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो एक पर लिए संसद में कि आप एक संशोधन या बिल लाइए जिसके माध्यम से आप संख्या बढ़ाइए। अब आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए चुनाव व्यय की सीमा कितनी है? 54 लाख रुपए है, पहले 22 लाख रुपए थी। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, 1952 से लेकर 1956 तक थे। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के समस्त सदस्य द्वारा होता है। अब है संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख आपको देखने को मिलेगा? वो 93 में और 97 में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। यानी कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक संवैधानिक पद है। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? वो समान मत वाल आने पर करता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक बिल पास हुआ, उसमें पक्ष में भी 30 वोट पड़ गए, विपक्ष में भी 30 पड़ गए, अब टाई हो गया मैच। अब यहाँ स्पीकर जो निर्णय लेगा वही मान्य होता है। वही यहाँ कह रहा है कि समान मत आने की कंडीशन में जो स्पीकर होता है अपना निर्णय मत दे सकता है, अदरवाइज वो निर्णय मत नहीं देता है। इसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है, क्योंकि यह लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है पहले ही दे चुके रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। लोकसभा अध्यक्ष तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व की होती है? वो आप देखेंगे 14 दिन पूर्व की होती है। यानी कि ये पूरे जो संसद में तत्कालीन जितने सदस्य हैं उससे बहुमत पास हो गया कि अब भैया इनको हटाना है। तो हटाने से पहले हमें 14 दिन पूर्व की नोटिस देना पड़ता है उन व्यक्ति को, जो भी लोकसभा के उस समय अध्यक्ष होते हैं उनको नोटिस दे के ही हटाया जाता है। ऐसा नहीं कि तत्कालीन आप सुबह मुंह उठा पहुंचे पुलिस के साथ, कहें आप चलिए अब आप इस पद पे खाली, ऐसा नहीं होता है। लिखित सूचना देनी पड़ती, कार्रवाई होती, तब होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? 14 दिन पूर्व। अब है इस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थ हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभाल सकेगा। वह अनुच्छेद 95 में ऐसा मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा से पारित प्रस्ताव द्वारा। बराबर मत होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यानी आर्टिकल 100 के द्वारा ये जो अपना मत का प्रयोग करेगा।
लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? वह करता है लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? टी एम अंत अंतम शयनम अय्यर साहब थे। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं पीठासीन अधिकारी। ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? वो नीलम संजीव रेड्डी साहब थे, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, बाद में राष्ट्रपति भी चुने गए। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए वो थे एम अंतशेनम अय्यर जो पहले उपाध्यक्ष थे, और हुकुम सिंह थे। ये दोनों थे जो लोकसभा के अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी निर्वाचित। ठंडे पानी पीते रहिए, गुनगुना नहीं तो नॉर्मल। अब है वह लोकसभा अध्यक्ष जो 2 बार अध्यक्ष चुने गए, वो आप देखेंगे अंतशयनम अय्यर थे, नीलम संजीव रेड्डी थी, गुरुदयाल ढिल्लो साहब थे, बलराम खड़गे थे और जीएमसी बाल योगी थे। अब एक मिनट रुकिए, लोकसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। ये क्रमवार लगा हुआ है कौन कौन किस किस समय था। तो आजकल पीसीएस का ट्रेंड जो चल रहा है ना, पीसीएस की परीक्षा में कोई भी परीक्षा यही चल रहा है, इनको कालक्रम अनुसार निर्धारित कीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है इस तरह का। हाँ, ये आपके क्वेश्चन के लेवल को हटा देता है। आप कंपटीशन की तैयारी करने या सब्जेक्ट के एक्सपर्ट उस मांगने लगता है। आप ये सब इस क्रमवार सबको याद ना कौन किस सन, तो वो ये सब एक्सपर्ट लोग जो पीएचडी करते हैं उनका क्वेश्चन होता है, उनको एकदम अरे एक कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करनी है, आप नॉर्मल क्वेश्चन बनाइए जो आते हैं। ये क्या हो जाता है, क्रम से लगाइए, बेकर में लगाइए, मतलब बेवजह की अरे फेल करना है साहब बोल दो भैया, फेल करना है। गणेश वासुदेव मावलंकर, एम.एन. अय्यर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत हैं। संजीव रेड्डी इस तरह के आप देख सकते हैं, ये हैं। ओम बिरला आप तक भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेंस के क्वेश्चन में आते हैं, आजकल पीटी में भी ऐसे ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं भाई कि इन दोनों का कंपेयर किया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा की तुलना की जा रही है, मतलब 4 ऑप्शन बना दिए कौन कौन से इन दोनों में मैच कर इस तरह के बन जा रहे हैं, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तब राज्यसभा एक तब लोकसभा देखते हैं। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में, लोकसभा को 81 में। फिर है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी चाहिए राज्यसभा में? 250, लोकसभा में 552, वर्तमान सदस्य 245, 12 मनोनीत और जो देखेंगे 233 जो निर्वाचित थे। राज्यों में अधिकतर प्रतिनिधित्व 530 का है, संघ एवं राज्य क्षेत्र में अधिकतर प्रतिनिधित्व 20 का है। अब है राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन करते थे, लेकिन एक 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 543 है, जिसमें से 524 आपको मिलेगा राज्य से और 19 जो आपको मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र से मिलेगा। अब चुनाव की प्रक्रिया देख लेते हैं, चुनावी प्रणाली देख लेते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल विधानसभा में निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के और एकल संक्रमण मत पे होता है, यहाँ जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। चुनाव पद्धति में देखेंगे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। मनोनयन का आधार साहित्य, बाल विज्ञान और विकास, और यहाँ आप देखेंगे एकल सदस्य होता है और सबसे पहले पंखा छूने की पद्धति, मतलब सबसे पहले जो है आप देखेंगे फर्स्ट पोस्ट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, जो सबसे पहले आ गया उसी को ही मान लिया जाता है। कार्यावधि देखेंगे, ये स्थायी सदन है राज्यसभा, और लोकसभा 5 वर्ष का होता है लेकिन अस्थायी सदन है लोकसभा, ये बात ध्यान रखिएगा। सदस्य कार्यकाल कितना होता है?
वर्ष का। और उसमें क्या नाम है, हाँ, लोकसभा में देखेंगे 5 वर्ष का तो होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले विहित हो सकता है। विशेष स्थिति और कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे आपात रूप में 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जाता है। आप फिर देखेंगे सदस्यों के लिए आहर्त है, क्या क्या सदस्य के लिए आहर्त है कि भारत का नागरिक होगा, दोनों में भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु राज्यसभा में 30 है, लोकसभा में आप देखेंगे 25 है। जो मैं बता रहा था कि आप 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। और संसद द्वारा, अरे अब की बार 25 वर्ष की ही आयु में एक सदस्य, एक लोकसभा का वो है, कौशाम्बी जिला का एक सांसद निर्वाचित हुआ है 25 साल की उम्र में। और मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो अच्छा मतलब मुझे लग रहा था कि देखिए हमारा संविधान कितना प्रगतिशील है और यहाँ की वर्तमान विचारधारा भी कितनी प्रगतिशील है कि एक मतलब कि एक नया लड़का, हालांकि वो कई दिन से राजनीति में है, ऐसा नहीं है, उम्र के हिसाब से देखा कि इतनी छोटी सी उम्र में वो पहुंच गया। ऐसे लोग जो नेता बनेंगे ना, जब 35 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में नेता बने, तो वो युवा नेता, या तो मान लीजिए 30 के अगले साल तब वो प्रधानमंत्री पद के लिए मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित हो जाता है। सोचिए पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन जाएगा कि इतनी छोटी उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो आप सोच रहे हैं मतलब कि किस तरह की बातें होंगी जब वो कहीं मंच पे खड़ा होगा, वो जो यूएनओ में खड़ा होगा, कहीं पास भी विदेश में खड़ा होगा, इतना युवा नेता बोलेगा, हाँ, तो पूरा संसार उसे सुनने के लिए तरसेगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा लगता है कि एक बार चांस देना चाहिए। अगर कोई इतना 30 साल की उम्र में कोई वहां पहुंच के पूरे पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में मजेदार सीन होगा, देखने वाला एक ऐतिहासिक क्षण होगा वो। अब आगे देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में इसके प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ होगी, यानी कि जो शपथ होगी, जो राज्यसभा के स्तर से शपथ है, वो देखेंगे ना आपको तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। और लोकसभा में आप देखेंगे कि संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित होता है। संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार ली जाती है। इसमें भी वही चीज है। फिर यहाँ पास कंपेयर और भी हो रहा है लाभ के पद से संबंधित, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो पढ़ने में। अब है सदस्यों के लिए निहारताएं देख लेते हैं। पहले राज्यसभा के लिए लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या विकृत ना हो, वह 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के अंतर्गत ना आ रहा हो, अपराध में दोष सिद्धि में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई हो, सरकारी भ्रष्टाचार व सामाजिक अपराध में लिप्त ना हो, तथा संबंधित प्रश्न राष्ट्रपति के निर्देशित किए आने के प्रावधान होता है। राज्यसभा और लोकसभा में वही सब हैं, आप देख रहे हैं। अब अब है सदस्यता की समाप्ति कैसे कैसे होगी। त्यागपत्र दे सकता है, 60 दिन तक बिना बताए राज्यसभा से गायब रहता है तब हो सकता है। फिर देखेंगे और संविधान में भी कुछ इनके प्रावधान बताए गए हैं कि किस हिसाब से ये इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती। 2 वर्ष की सजा हो जाएगी तो समाप्त हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा निकाला जा सकता है, अवैध घोषित हो सकता है। ये सब इसके हैं। सब बहुत ही नॉर्मल बात है। पदाधिकारी राज्यसभा में देखेंगे सभापति होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में उपसभापति सदन का ही सदस्य होता है। और यहाँ पास देखेंगे लोकसभा में देखने को मिलेगा आपको कि जो अध्यक्ष जो होगा वो सदन का सदस्य होगा, सही बात है, और उपाध्यक्ष भी सदन का सदस्य होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संसदीय कार्यवाही, यानी किसी संसद में कैसे कैसे क्रिया के कारण या कौन कौन सी क्रिया होती है जिससे कोई बिल बनता है, या संसद क्या क्या कार्य करती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।